लिपि इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर पढ़ लेते तो उनके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता। जैसे वैदिक लोगों के बारे में अपने को सब कुछ पता है, ठीक है। पढ़ी क्यों नहीं जा सकी? क्योंकि एक तो है ना, उन्होंने जैसे बहुत थोड़े से नमूने हैं, उनके सारे के सारे जो हैं वो सील्स पर बने हुए हैं। सील्स है ना पक्की मिट्टी की, उन पे जैसे 3 से 4 अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे आप अशोक के जो अभिलेख थे वो भी सेम ऑलमोस्ट इसी तरीके से, लेकिन वो बहुत लंबे लंबे अभिलेख है। तो लंबे अभिलेख हो उसमें जो लिंग्विस्टिक स्कॉलर है, जो भाषाविद है, विद्वान है या हिस्टोरियन है, उसको जोर नहीं आता। जैसे जेम्स प्रिंसेप ने बहुत मेहनत करी, पढ़ ली। सुमेरिया ही पढ़ी गई जो इनके कंटेम्प्रेरी थी, इराक वाली सभ्यता। मिस्र वाली थी वो पढ़ी गई, ये पढ़ी क्यों नहीं जा सकी? एक तो ये पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफिक का मतलब प्रत्येक शब्द, शब्द की बजाय प्रत्येक अक्षर कोई ना कोई या तो ऑब्जेक्ट को बताता है, या कोई ना कोई इंप्रेशन को बताता है, या कोई ना कोई एक्सप्रेशन को बताता है, या किसी साउंड को बताता है, ठीक है। तो नहीं पढ़ी जा सकी। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या थी? छप्पन स्क्रिप्ट। सिंपली कीवर्ड याद रखने हैं आपने को, है ना। एक तो ये पिक्टोग्राफिक है, पिक्टोग्राफिक यानी भावचित्रात्मक। ठीक है। दूसरा इसमें बोस्ट्रोफेदन। बोस्ट्रोफेदन का क्या मतलब हुआ? बोस्ट्रोफेदन का मतलब हुआ, एक तो वैसे ही इनके लिपि के नमूने बहुत कम है। दूसरा ये कैसे लिखते थे? ये पहली पंक्ति जाती थी बाएं से दाएं, जनरली लिखते हैं तो। फिर दूसरी इधर से रिवर्स कर देते थे, लाइन को भी रिवर्स कर देते थे और अक्षर को भी रिवर्स कर देते थे। तो पढ़ने में ये बेस्ट्रोफेदन स्टाइल है। तो ये लिपि लिख लो, बेस्ट्रोफेदन स्टाइल में लिखी हुई है, ठीक है। स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा कर दोगे ना? ये बेस्ट्रोफेदन स्टाइल, ये एक बाएं से दाएं, दूसरी दाएं से बाएं, ठीक है। फिर सेम यही, फिर ऐसे चलते, फिर ऐसे चलते, ठीक है। जैसे देवनागरी लिपि है अपनी, देवनागरी अपनी लिपि है ना, तो प्रत्येक अक्षर है, प्रत्येक वर्ड है, वो कोई ना कोई साउंड को बताता है ना। जैसे कै से कै की साउंड आती है ना, इनसे वो साउंड नहीं है, ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ घर के लिए हो गई, कोई औजार हथियार के लिए हो गई, कोई एक्सप्रेशन मतलब खुश होना, दुखी होना, तो वैसे है, ये संकेतात्मक है। आगे बढ़ते अब सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। cause for the decline of इंडस वैली सिविलाइजेशन। कोई भी सभ्यता हमेशा नहीं रहती, नहीं रहती ना। कितने सारे नगर बसे हैं, कितने सारे नगर उजड़े हैं, लेकिन पूरी की पूरी ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई। देखो इसका मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम क्या है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग बताएगा, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम है इसका 2350 से 1750। बीसीई है ना, बिफोर कॉमन एरा, या ईसवी पूर्व, ठीक है। जनरली यूपीएससी इस तरीके के सवाल पूछती नहीं है, बस इन जनरल आपको आइडिया होना चाहिए, आरपीएससी भी नहीं पूछती। नई वाली एनसीईआरटी क्या टाइम बता रही है, थोड़ा बड़े टाइम स्पेन में,
वो बता देती है 2600 से लेके 1900। ये न्यू एनसीईआरटी की टाइमलाइन, ठीक है। एकदम मतलब कोई जब 4000 साल की बात कर रहे हो तो 150 साल इंपॉर्टेंट नहीं होते, समझ गए ना। ऐसे तो है नहीं कि 1750 है, अरे 1750 आए अब मर जाओ सारे, है ना। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के बाद में ये कल्चर नहीं, सिविलाइजेशन, ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई, सभ्यता का पतन आरंभ हो गया। कब से पतन होना आरंभ हुआ? ऑलमोस्ट 1800 के आसपास, ठीक है। लिखो 1800 से इस सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हो गया। पतन के क्या क्या साइन है? क्या पता पतन होना आरंभ हो गया था, क्या साइन है पतन के? वैसे शहर नहीं मिलते अब, ठीक है। जैसे हड़प्पा था, मोनजोदड़ो था, चनोदड़ो था, लोथल था, धोलावीरा था, कालीबंगा, बनावली, वो शहर मिलने बंद हो गए। ना वैसा इनका ड्रेनेज सिस्टम या जल निकास प्रणाली रहा, ना वैसी सील्स रही, ना वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के नमूने रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एविडेंस है। इसके एविडेंस या साक्ष्य क्या है पतन के साक्ष्य? नगर लुप्त होने लगे, क्योंकि इसको पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और उन साइट का जब एक्सकेवेशन किया तो उन साइट में वैसा ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलता। जैसे अपने नज़दीक में कालीबंगा है, कालीबंगा इन सातों में सबसे, जिसको गरीब बस्ती मान सकते हैं ना, वैसे उतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कालीबंगा का, क्योंकि इसमें प्री हड़प्पन साइट भी मिलती है, हड़प्पन भी मिलती है, पोस्ट हड़प्पन भी मिलती है। तो जितनी भी हड़प्पा के बाद की सभ्यताएं 1800 के बाद वाली, उनका इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ना वो ग्रिड सिस्टम से बसे हुए हैं। तो लास्ट जो ऊपर का स्तर जब देखते हैं तो अपने को ये लगता है कि इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया है, ठीक है। वो एविडेंस है। नगर लुप्त होने लगे, सेकेंड। ग्रिड सिस्टम लुप्त होने लग गया। ग्रिड सिस्टम इज डिसअपियर्ड फ्रॉम द लेटर हड़प्पन सिटीज। थर्ड, जो वेट और मेजरमेंट था, वो वेट और मेजरमेंट भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मापतोल बंद, मापतोल मिलने बंद, वो भी वेट एंड मेजरमेंट्स भी डिसअपियर हो गए। एक ट्रेड डिक्लाइन हो गया। जैसे बाद वाली पोस्ट हड़प्पन साइट की खुदाई करते हैं तो वहाँ बाहर की सभ्यताओं का कोई सामान नहीं मिलता है, ना उनकी बहुत प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है। तो ट्रेड वाज ऑल्सो डिक्लाइंड, व्यापार वाणिज्य का हास। तो ये लोग कहाँ गए फिर? किधर को मूव किया इन्होंने? कहाँ चले गए ये लोग? ये चले गए ग्रामीण संस्कृति में। और ग्रामीण संस्कृति वाले सारे के सारे लोग, इनके कंटेम्प्रेरी कौन लोग थे? चालकोलिथिक या ताम्र पाषाणिक लोग थे सारे के सारे, ठीक है। देखो, जो पुराना था इनका, पुरानी जो साइट थी ये सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, इस एरिया में थी। अपने जो डेजर्ट से एरिया लगता है यहाँ ऑलमोस्ट बीकानेर आ गया, ठीक है। बीकानेर, फिर जैसलमेर,
ये वाला एरिया इसको चोलिस्तान कहते हैं, चोलिस्तान। ये अपना सिंध हो गया, ये पंजाब हो गया। शुरू में यहाँ बस्तियां ज़्यादा थी, अफगानिस्तान में भी थी, जैसे सार्तुगोई है, मुंडीगा के सार्तगोई में नहरों के अवशेष मिले, ठीक है। वो सारे के सारे इधर वाली जो कैलकोलिथिक कल्चर थी उनकी तरफ शिफ्ट हो गए। लेटर फेज में कहाँ शिफ्ट हुए, ये इधर वाली जो लेटर एज में यहाँ शिफ्ट हुए। कहाँ कहाँ आए, राजस्थान, गुजरात, या राजस्थान में आए, गुजरात में आए, पंजाब की कुछ साइट्स में आए, और कुछ साइट्स थी अपनी महाराष्ट्र की जो कैलकोलिथिक थी एक दो, उनमें आए। ये लेटर फेज में ये यहाँ आ गए, और यहाँ कौन सी उसमें मूव कर गए, चालकोलिथिक में। ताम्रपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियां थी, इनकी तरफ मूव कर गए। ठीक है, इनका माइग्रेशन हो गया, राजस्थान की तरफ हो गया, गुजरात की तरफ हो गया, हरियाणा की तरफ हो गया, पंजाब की तरफ हो गया। कब हुआ ये माइग्रेशन, 1800 के बाद। जैसे ही पतन होना शुरू हुआ, ये ग्रामीण संस्कृतियों की तरफ आ गए। ठीक है, लिख लो एक लाइन, है ना। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना प्रारंभ हुआ, 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होना आरंभ हुआ, आर्यों ने ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों को अपना लिया। At 1800 BC, when the decline of Indus Valley started, they moved to the Chalcolithic rural settlements। ठीक है, क्योंकि ताम्रपाषाणी की तो इनके समकालीन थे। गणेश्वर का क्या टाइम था, सबसे जो पुरानी है, ऑलमोस्ट 2800 बीसी है, तो समकालीन वो थे, ये उनकी तरफ चले गए। देखो ये जो कैलकोलिथिक लोग हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको आर्यों के साथ भी मिलेंगे, क्योंकि आर्यंस के साथ भी इनका टाइम मैच होगा, आगे बताऊंगा तो याद रखना। ठीक है, अब पतन के कारणों की चर्चा करते हैं। ये तो हो गया था माइग्रेशन कहाँ हुआ, पतन के कारण। causes for the decline। किसी सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फर्स्ट जो बहुत पॉपुलर है वो ये है कि आर्यन अग्रेशन हुआ, आर्यों के इन्वेजन या आर्य आक्रमण। आर्य भारत में कब आए थे, 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे। तो फर्स्ट है आर्यन अग्रेशन, और इन्वेजन, और आर्यों का आक्रमण। कभी कभी पूछ लेते हैं किसने दिया था ये सिद्धांत। सबसे पॉपुलर तो बनाया मार्टिमर व्हीलर ने, मार्टिमर व्हीलर। ये भी इंडिया में है ना, ये व्यक्ति
डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। दो विद्वान और हैं, एक तो है स्टुअर्ट पिगट, स्टुअर्ट पिगट और गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड, ये दो लोग और भी हैं, ये सारे के सारे हिस्टोरियन हैं। जैसे स्टुअर्ट पिगट वो व्यक्ति थे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक बड़े साम्राज्य की दो राजधानियां बताते हैं ना। देखो ये थ्योरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह बताता हूं मैं। जैसे आर्य भारत में आए, आर्य मिडल एशिया में रहते थे, मिडल की भी बजाय प्रॉपर शब्द सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में आज का जो अफगानिस्तान वाला पार्ट है, अफगानिस्तान से ऊपर साउथ रशिया से नीचे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, वो वाला एरिया। वो जब इंडिया में आए सबसे पहले कहाँ आके बसे वो, सप्तसेंधव प्रदेश। और सप्तसेंधव प्रदेश कौन सा है, सिंधु और उसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये कहाँ रहते थे, इंडस वैली वाले लोग कहाँ रहते थे, इंडस वैली में ही रहते थे। लेकिन ये अब हालांकि कैलकोलिथिक कल्चर्स में ये मूव कर गए, लेकिन ये थोड़ी था भी जसवीर आएगा यूपीएससी की तैयारी करेगा उसको दिक्कत होगी तो अपने सारे ही एक साथ चलते हैं, सारे ही थोड़ी ना चले गए, मूव किया, कुछ लोग तो बचे होंगे। तो छोटे लेवल पे इनका आपस में टकराव हुआ है, उस टकराव के क्या एविडेंस है, कैसे कह सकते हैं टकराव हुआ, स्क्रिप्ट तो अपन पढ़ ही नहीं पाए, कैसे कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की लास्ट लेयर जो है, उस लास्ट लेयर पे ऐसे लगता है कि मास एग्जीक्यूशन हुआ है। मास एग्जीक्यूशन का मतलब समझते हो, बड़े पैमाने पर लोगों का नरसंहार। अब बड़े पैमाने पर नरसंहार का कैसे पता चलेगा, किसी की गर्दन की हड्डी ही नहीं है, किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि क्रूरतापूर्वक मारा गया है। तो वो मास अग्रेशन के साइन कहाँ मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, ठीक है ना। तो आर्यों का आक्रमण, और इसके पक्ष में प्रमाण है मोहनजोदड़ो के अंतिम स्तर से प्राप्त के अंतिम स्तर से नरसंहार के साक्ष्य मिलते हैं। साइन ऑफ मास एग्जीक्यूशन is found at the upper settlements या अपर लेयर ऑफ मोहनजोदड़ो। इस बात में कोई दोहराया नहीं कि इनका टकराव हुआ ही हुआ था, ठीक है। और इसके पक्ष में एक प्रमाण और क्या दिया जाता है, जो वैदिक लोग थे, वैदिक कल्चर के निर्माता कौन थे, आर्य थे। आर्यों का देवता कौन था, ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे फेमस इंद्र। इंद्र को क्या कहते हैं, पुरंदर। पुरंदर का मतलब किले तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। तो किले किसके तोड़ रहा था, कैलकोलिथिक लोग थे, वो तो छोटे छोटे गांवों में रहते थे, किले बना के कौन रह रहे थे। तो उसके पक्ष में एक प्रमाण ये भी है, इसलिए इन तीनों का नाम लिखा दिया, हर किसी में अपने को याद नहीं करना। ये तो हो गई एक थ्योरी जो बहुत पॉपुलर है, बट मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, सर्वमान्य प्रमाण। लिखो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, सर्वमान्य मत। ये मत है, एक हिस्टोरियन है और आर्कियोलॉजिस्ट है, फेयर सर्विस, ठीक है। फेयर सर्विस क्या कहते हैं, अब इनके नाम ऐसे ही होते थे, फेयर सर्विस।
एयर सर्विस क्या कहते हैं? एयर सर्विस ये कहते हैं कि इन लोगों ने अपने संसाधनों का दोहन है वो इतना ज़्यादा कर लिया, जैसे सारी की सारी सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान बने हुए हैं वो भट्टे वाली पक्की ईंटों के हैं। भट्टे का मतलब वो आग में पकाई हुई मिट वो ईंटें हैं, फायर बेक ब्रिक्स हैं वो, जबकि सुमेरियाई लोग धूप में सुखाते थे। ठीक है, तो जैसे इराक भी तो इसी लेटीट्यूड का ही वो है जो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उन्होंने धूप में सुखाई हुई ईंटें, इन्होंने वो सारी की सारी ईंटें कैसे कैसे बनाई थी? आग में जलाई थी। जब ये वाला जो एरिया है जैसे चोलिस्तान वाला डेजर्ट है, पूरा का पूरा सिंधु वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा ड्राई एरिया है। ठीक है ना, आज इंडस रिवर की वजह से, सिंधु नदी की वजह से खेती भले ही हो जाए, लेकिन वो तो वहाँ तो वेजिटेशन या वनस्पति वैसे ही कम है। जो थोड़ी बहुत थी वो इन्होंने यूज कर ली, रिसोर्सेज इतना ज़्यादा यूज किए, सारे के सारे जो जंगल थे वो इन्होंने जला दिए किले बनाने में। तो वेजिटेशन कम हुई तो बरसात कम हो गई, बरसात कम हुई तो उनका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिक संतुलन है वो खराब हो गया। खराब होने से उस एरिया में सूखा पड़ा, तो धीरे धीरे करके वो मूव हो गए। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। ठीक है ना, तो ये लिखो, इसको इन्होंने कहा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। caused by the excessive use of resources। ठीक है, लिखो, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से पारिस्थितिक असंतुलन हो गया। ये बात पॉसिबल लगती है ना, क्योंकि आज भी इस एरिया में बरसात बहुत कम होती। ठीक है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके अलावा और क्या क्या थ्योरीज हैं? जो कालीबंगा है, कालीबंगा में ये लगता है जैसे भूकंप आया हो। ठीक है, भूकंप के एविडेंस, भूकंप को भी वजह मान सकते हैं। अब भूकंप इतना तेज तो इस एरिया में नहीं आ सकता, क्योंकि भूकंप टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से आता है ना, तो ऐसा एरिया है नहीं कि यहाँ बहुत भूकंप आ जाए। बट भूकंप आने से वो ये मानते हैं कि इंडस जो रिवर थी उसने अपना रास्ता बदल दिया। ठीक है, रास्ता बदल देगी तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो और क्या क्या कारण है? सेकंड ये हो गया, थर्ड भूकंप, अर्थक्वेक। और इसके प्रमाण कहाँ हैं? कालीबंगा से। भूकंप आने से क्या हुआ होगा? ये हुआ कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। जब नदी रास्ता बदलेगी तो क्या होगा? एक जगह तो फ्लड या बाढ़ आएगी और दूसरी जगह फेमाइन, सूखा हो जाएगा। तो बाढ़ और सूखा, बाढ़ और सूखा भी कारण मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग है ना इसका कारण महामारी या एपिडेमिक को भी मानते हैं, क्योंकि ऐसा जैसे कालीबंगा में ये छेद वाली खोपड़ियाँ मिली,
ठीक है। या मोहनजोदड़ो की ऊपर वाली लेयर पे बच्चों के बुरियल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, जहाँ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगी वहाँ ये पॉसिबल है क्या वो सभ्यता ग्रो कर जाए। छोटे बच्चों की मृत्यु, तो वो बहुत सारे छोटे बच्चों के शव ग्रह मिले हैं, जैसे वो तो शव को दफनाते थे मोस्टली, तो बच्चों के शव मिले हैं एक साथ। तो अगला इसमें कोज मान सकते हो आप, भूकंप हो गया, भूकंप के साथ बाढ़ सूखा हो गया, महामारी या एपिडेमिक, महामारी। और इसके एविडेंस क्या है, चाइल्ड बुरियल्स, बच्चों के शव। शवदाह बोलेंगे इसको, शव तो मिले नहीं, बुरियल्स मिले हैं ना, शवदाह मतलब दफनाए हुए बच्चे, शवदाह अंतिम स्तर से मिले हैं। अब अंतिम स्तर का मतलब ऊपर वाली लेयर पे मिले हैं ना, ठीक है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो असंतुलन आ गया। अब एक आईएएस 2015 में सवाल आया कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के विपरीत सिंधु घाटी सभ्यता के वो कौन से विश्वास हैं जो आज तक बिना भंग हुए परिरक्षित हैं। ट्रेड्स ऑफ इंडस वैली सोसाइटी, इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट आर कंटिन्यू टिल टुडे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी चीजें हैं जो आज भी वैसी की वैसी चली आ रही है। अब इसका आप बताओगे मुझे, मैं पूरा करवा चुका, ठीक है ना। तो एक अपन लिख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता की देन। देखो कितना सिंपल ही तो है, ये सोचना है उन लोगों की स्पेशलिटी क्या थी। अब स्पेशलिटी में ये लिखो, गाय बकरी भेड़ भैंस पालते थे, अरे तो वो तो सारे ही पालते थे, कोई नई बात है क्या। गेहूं जो उपजाते थे, गेहूं जो तो सारे ही उपजाते थे। क्या क्या था ऐसा जो आज भी कंटिन्यू है। या पहले तो ये बात करो उनकी स्पेशलिटी क्या क्या थी। ठीक है, 200 वर्ड में आया था, अब पैटर्न चेंज हो गया, अब या तो 250 वर्ड्स में आता है या 150 वर्ड्स में आता है। लेकिन 2015 में आया था 200 वर्ड में, 12.5 मार्क का सवाल था। उसके बाद इंडस वैली से कोई सवाल नहीं आया। मेंस की बात कर रहा हूँ, आईएएस मेंस की। बताओ क्या क्या थी उनकी स्पेशलिटी। नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग, या टाउन प्लानिंग, इसी में जल निकास, इसी नगर नियोजन का ही पार्ट है ना। इसको अगर बहुत सुंदर तरीके से लिखें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्वच्छता के प्रति जागरूक, अवेयर फॉर दी सैनिटेशन, स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक। लगभग बीमारियां तो गंदा पानी पीने से या गंदा भोजन खाने से होती हैं, ऑलमोस्ट। मानते हो ना इस बात को। तो कच्ची बस्तियों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस फॉर दी सैनिटेशन एंड हेल्थ। और रिलीजियस बिलीफ एक साथ कर लेना, जब जब फिजिकल अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल अचीवमेंट्स एक साथ करो। वेट एंड मेजरमेंट हो गया, ठीक है, टाउन प्लानिंग हो गया। सेकंड, वेट एंड मेजरमेंट। देखो ये मातोल इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था जो छोटे वाले थे वेट, वो तो बाइनरी थे,
1 2 4 ऐसे करके 1 2 4 8 16 बड़े वाले थे वो 16 के गुणांक में थे, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 16। और 16 का गुणांक अभी थोड़े दिन पहले तक भारत में 50-60 साल पहले तक अपन कहते हैं ना बात 16 आना सच है, तो आना रत्ती मासा तोड़ा वो 16 वाले गुणांक पे चल रहा था, 16 के मल्टीपल पे। ये बात बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो चीज़ कंटिन्यू रही है अभी तक। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ 16। और ये आधुनिक भारत तक चलता आ रहा था। ये स्पेशली 16 वाला किसका है, तोल का है, वेट। लिख लो एक लाइन है ना, इन द इंडियन वेट सिस्टम multiple of 16 was used by Indian till modern days, है ना, लिख लो। तोल के संबंध में 16 व उसके गुणांक का प्रयोग भारत में आधुनिक समय तक होता आ रहा था। ठीक है, अब लिखने को तो खूब सारी चीजें हैं। ये भी ये जो सुनो इधर, वो जो लोग थे ना सिंधु घाटी सभ्यता वाले, सूती कपड़ा पहनते थे। पुरुष तो सीधा ढीला कपड़ा ऊपर पहन लेते थे, औरतें दो अलग अलग कपड़े पहनती थी, जैसे घाघरे जैसा भी पहनती थी। बट कपड़े का तो ऐसे ही दुनिया की सारी सभ्यताओं ने कपड़ा कोई ना कोई पहना। मोटे मोटे मेजर ट्रेड्स ये। अब धार्मिक विश्वासों में बात करें तो क्या क्या चीज कंटिन्यू है। धार्मिक विश्वास ऐसे नहीं, देखो धार्मिक अपने यहाँ मातृ देवियों की या देवियों की पूजा करते हैं ना, खूब सारी देव, दुर्गा माता है और है, शक्ति की पूजा करते हैं ना अपन। तो फर्स्ट तो हो गया वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। अपने यहाँ से कन्या भ्रूण हत्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो, लेकिन देवियों की तो पूजा करते ही है ना चाहिए, पैदा होते ही देवियों को मार दें। फीमेल फोर्टिसाइड आज भी बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली राजस्थान जैसे स्टेट के लिए। वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की पूजा आज भी करते हैं ना। नवरात्रा मनाते हैं, मनाते हैं ना नवरात्रा, ठीक है। दूसरा प्रकृति पूजा, वर्शिप ऑफ नेचर। अब क्या पता प्रकृति पूजा करते थे। पीपल के पत्ते मिले हैं मोरों पर। पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में आज भी काटते नहीं है ना पीपल को। जैसे वृक्ष पूजा कह सकते हैं इसको कलेक्टिवली, वर्शिप ऑफ ट्री, वृक्ष पूजा। इसी में आ जाएगा पीपल पूजा, आज भी करते हैं। एक शिव जी की शिवलिंग रूप में पूजा अपन आज भी करते हैं, वो भी फैलस जो होता था, लिंग की पूजा वो लोग भी करते थे। तो वर्शिप ऑफ शिवा। अब शिव जी वाला है ना, ये श्योरिटी से नहीं कह सकते, लेकिन जो पशुपतिनाथ की सील मिली है मोहनजोदड़ो से, वो उसको लोग प्रोटो शिव कह देते हैं कि शिव जी का प्रारंभिक रूप है वो। ठीक है, तो इसका प्रमाण कहाँ मिला है, सीलो पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ से ये मानते हैं कि शिव जी की पूजा हम आज भी करते हैं, पीपल की भी आज करते हैं, देवियों की भी आज करते हैं। तो हम ध्यान में है ना पशुपतिनाथ वाली मोर, एक व्यक्ति पालते पालते मारे बैठा है, सिर पे 3 सींग है, एक साइड चीता और हाथी है, दूसरी साइड भैंस और गेंडा है, नीचे हिरण है। ठीक है, तो वो इतने सारे पशुओं को लेके बैठा है। अब होने को तो वो ये भी हो सकता है कोई चरवाहा और किसी ने बना दी हो,
चरवाहे और बैठा बैठा मोर बना गया, लेकिन ऐसा मानते हैं कि वो प्रोटोसिव है। ठीक है, स्वस्तिक का भी यूज कहीं ना कहीं उनके बहुत सारी जगह पे आया है। तो जो स्वस्तिक, स्वस्तिक का प्रयोग, ये है ना स्वस्तिक। ठीक है, उल्टा हो गया, आप सीधा बना लेना। ये सारे के सारे ट्रेट्स या विश्वास हैं जो आज तक कंटिन्यू है। अब बहुत लंबा खींचे तो अब आभूषण तो दुनिया की सारी सभ्यता के लोगों ने पहने, कपड़े तो सभी ने पहने, लेकिन वेट वाली बात है, ये टाउन प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें, या जो जल निकास प्रणाली है, ये स्पेशली रिलीजन वाली चीज़ें वो मैच होती हैं। ठीक है, देखो एक था अपना डांसिंग गर्ल, ठीक है ना, ये RAS मेंस में पूछा है, डांसिंग गर्ल 50 वर्ड में अभी। ठीक है, डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज, कांसे की नर्तकी, कहाँ मिली है ये? मोनजोदड़ो से। स्पेशल बात क्या है कि एक एक लड़की की फोटो है जिसको हिस्टोरियंस ने जस्ट बस कह दिया डांसिंग गर्ल। अब हम श्योर नहीं है डांसिंग गर्ल है क्या, उसकी बॉडी की मूवमेंट ऐसी है, देखने में ये लग रहा हो कि नाचने से जस्ट पहले वो नाच, बस नाच निकल के आ ही रहा था उसी टाइम की है। ठीक है, तो इसको इसलिए डांसिंग गर्ल कह दिया। ये बनी किस फॉर्म में है, तो कौन से तरीके से बनाई हुई है, लुप्त मोम प्रणाली या लोस्ट वैक्स फॉर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लुप्त मोम प्रणाली, लोस्ट वैक्स मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता था, एक सांचे से कोई चीज बनाई, ठीक है, जैसे मिट्टी में बना के, और फिर उसमें मेटल भर देते, उसके चारों तरफ मोम हो जाता। ठीक है, बाद में गर्म करके उस मोम को निकाल लेते, मोम तो निकल जाएगा गर्म करने से, मेटल वैसे के वैसे रह जाएगी, इसलिए इसको लोस्ट वैक्स मेथड कहते हैं, लुप्त मोम प्रणाली। ठीक है, मोम के सांचे के ऊपर मेटल भर दो, मोम के सांचे के ऊपर तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मोम तो पिघल जाएगा, तो मिट्टी वाले में करके और ऊपर मेटल भर देते थे, फिर उसके चारों तरफ मोम या कुछ है, अंदर मोम भर देते थे, गर्म करने से वो मोम निकल जाता था। इसको लोस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग मूर्तियां इसी तरीके से बना। ठीक है, याद रह जाएगी। ठीक, ओके। अब इंडस वैली कंप्लीट हुई। मैंने आपको IAS प्री के मेन